नमस्कार दोस्तों, शिक्षा लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनेंगे जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और कहानी के अंत में जो सीख मिलती है उस पर भी विचार करेंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बाग में एक कोयल और एक हंस दोनों पक्का प्रॉमिस करके एक साथ रहते थे, क्योंकि दोनों जन्म से ही एक दूसरे की घनिष्ठ मित्र थे। हर शाम को चंदन के पेड़ पर दोनों आकर बैठ जाते थे और जैसे ही सुबह होती कोयल अपनी मधुर राग में गाना गाने लगती थी तो हंस आंखें बंद करके पूरी लगन के साथ गाना सुनता था। और जैसे ही धूप निकलती तो दोनों दिन में भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते थे। एक दिन वापस आकर दोनों रात भर सो नहीं पाए और उदास मन के साथ दोनों पेड़ के नीचे व्याकुल होकर बैठ गए, क्योंकि वे जिस बाग में रहते थे वह बाग धीरे धीरे उजड़ रहा था। और उसी दिन उनको भी पूरा विश्वास हो गया कि हमारा बाग धीरे धीरे बंजर होता जा रहा है। कुछ समय बाद अचानक कोयल को बहुत दूर ऊपर आसमान में काली धुआं का एक गुबार दिखाई दिया और वह गुबार उनकी मुश्किलों को और अधिक जटिल करने वाला था। दोस्तों, वह गुबार एक भयानक आग का था, क्योंकि उसी दिन सरकार द्वारा उस बाग में बिजली के तार बिछाए गए थे। कई पक्षियों ने उन तारों में आत्महत्याएं की तो कई ताकतवर पशु पक्षियों ने करुणा से भरी चहचहाट के साथ रंगीन आसमान में अपना विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन ताकतवर सरकार बाग में तारों के जाल को बिछाने में सफल रही, क्योंकि मजबूर पक्षियों के कंठ धीमे पड़ गए थे और अंत में कई विराट पक्षियों का गला बैठ गया था। इसी व्याकुलता में सभी पशु पक्षी अपने अपने घरों में बेचैन होकर दुख जता रहे थे। इसी दुख के बीच चंदन के पेड़ के नीचे बैठे कोयल और हंस एक दूसरे के मुंह को देख रहे थे और आग भी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। फिर कुछ समय बाद आग की गंभीरता को देखने के लिए हंस पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह अचानक चलने वाले तेज हवा के झोंके के साथ पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसके पंख में चोट भी लग जाती है। हालात ये हो गई कि हंस बुरी तरीके से घायल हो गया और कुछ देर तक घायल अवस्था में ही जमीन पर बेसुध होकर पड़ा रहा। अंत में फिर भी नहीं उठ पाया तो कोयल ने सोचा कि ऐसे तो मेरा साथी आग में जल जाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। कोयल हंस को आंसू की गंभीर धारा के साथ देखने लगी कि इसको कैसे उठाया जाए। इसी बीच पेड़ से एक बड़ी टहनी टूटकर कोयल पर गिर पड़ती है और कोयल का एक पैर टूट जाता है, एक पंख भी बिखर जाता है। इसका मतलब अब कोयल तो नहीं उठ सकती। उसको भी ये मालूम हो गया कि मैं अब उठने में असमर्थ हूँ। लेकिन कोयल ने सोचा कि जब मैं सुबह सुबह गाना गाती हूँ तो हंस अपनी आंखें गाना सुनने के बाद खोल लेता है। तो उसने गाना गाना शुरू किया। करीब आधे घंटे तक गाना गाती रही। उधर आग भी धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। उन दोनों का सौभाग्य था कि मौसम बरसात का था, तो जमीन की मिट्टी गीली थी, इसलिए आग कभी आगे बढ़ती तो कभी रुक जाती थी। इधर कोयल भी गाना गाते गाते थक गई थी। मीठी राग में गाना गाते गाते उसको लगभग 1 घंटा हो गया, लेकिन हंस अभी तक घायल अवस्था से उठ नहीं पाया। तो कोयल भी बड़ी समझदार थी, उसने अंतिम समय तक गाना गाना बंद नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे कोयल की राग धुंधली पड़ती नजर आ रही थी। कंठ बैठ रहा था, गाने के स्वर धीमे पड़ रहे थे और स्वर धीमे पड़ते पड़ते अचानक रुक गए। दोनों लगभग आधे घंटे तक मौत के आछन्न खतरे में गरजते बादल, चमकती बिजली और मूसलाधार वर्षा के बीच घायल अवस्था में पड़े रहे। आग की रफ्तार धीमी पड़ रही थी। कुछ पक्षी बाग को छोड़कर
पलायन कर गए तो कुछ अपने अपने घरों में बंद हो गए। इधर हंस धीरे धीरे आंखें खोला, पंख हिलाने लगा और लड़खड़ाते हुए कोयल के नजदीक गया। व्याकुल चेहरे के साथ कोयल के पंख को सहलाने लगा। कोयल ने गम से भरी आंखों के साथ अपनी चोंच को हंस के टूटे हुए पंख पर रखी और हंस को वापस याद दिलाया कि आग हमारी तरफ बढ़ रही है। हंस उठने की कोशिश करता है, गिरता है, पड़ता है, लेकिन 4-5 बार कोशिश करने के बाद चंदन के पेड़ पर चढ़कर हंस ने देखा कि आग कहाँ तक आ गई है। तो उसने पाया कि आग लगभग हमारे पास आ चुकी है। इसलिए वापस नीचे उतरा और कोयल के पंख व पैर को सहलाने लगा। तो कोयल ने कहा, यहाँ से निकलने की योजना सोचो। हंस ने कहा, तुम पहले गाना गाओ और मैं योजना सोचता हूँ। कोयल गाना गाने लगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद राग बेराग होने लगी। तो हंस ने कहा, तुम मेरे ऊपर बैठो, हम दोनों उड़कर पूरे जंगल को पार कर लेंगे। लेकिन कोयल ने कहा, चंदन का पेड़ भी जल जाएगा। ये पेड़ ही हमारा घर है, ये बाग ही हमारा देश है। इनको छोड़कर यहाँ से भागना ठीक नहीं है। ये सुनकर हंस मुस्कुराया और कहा, धन्य हो देवी, हम दोनों अपनी ही मातृभूमि में एक साथ प्राण त्याग देते हैं। कोयल लड़खड़ाती हुई हंस के सारे आंखें बंद करके चिपक गई और दोनों चंदन के पेड़ के नीचे तने का सहारा लेकर उदासी और खुशी के सामंजस्य के साथ अपनी चोंच को भूमि स्पर्श करके बैठ गए। हंस ने कोयल से पूछा, अच्छा लग रहा है या बुरा? तो कोयल ने कहा, मैं अपने पति के साथ प्राण त्याग रही हूँ, यह मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन बाग पूरी तरीके से उजड़ गया और अपने सभी साथी मारे गए, ये मुझे बुरा लग रहा है। आग की लपटें अचानक पेड़ के नज़दीक आई और दोनों पंछियों को गर्माहट महसूस होने लगी। चंदन का पेड़ जल गया। पेड़ से टूटकर बड़ी टहनी दोनों पक्षियों पर गिर पड़ती है। देर रात तक आग भी बुझ जाती है। सुबह सरकार के कुछ आदमी बाग में आए और चंदन के पेड़ के पास भी आए। उन्होंने पाया कि बाग तो सारा जलकर राख हो गया है। पास खड़े एक कर्मचारी ने कहा, साहब ये तो पक्षियों पर चींटियां भी चल रही है। कर्मचारी ने दोनों पक्षियों को उठाया और अपने बड़े साहब के पास आया और बोला, साहब ये सारा जंगल जलकर राख हो गया, लेकिन ये दोनों पक्षी नहीं जले और इन पर जो चींटियां हैं वो भी जिंदा है। ये क्या बात हो सकती है? साहब ने आदेश दिया कि जिंदा चींटियों सहित दोनों पक्षियों को गाड़ी में रखो, उनका पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन कर्मचारी ने कहा, पर साहब ये तो जिंदा है, इनका पोस्टमार्टम नहीं, इन पर शोध होना चाहिए। तो साहब ने गुस्से से घुर्राते हुए कर्मचारी की ओर देखा तो कर्मचारी मौन। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार अस्पताल के सामने बैठी वह जिंदा चींटियां आज भी कर रही है। तो आपको बताना है कि पोस्टमार्टम किनका हुआ, क्योंकि कोयल और हंस दोनों जिंदा थे। दोस्तों, इस कहानी में हंस और कोयल को अंत में पति पत्नी के रूप में दिखाया गया है। इसलिए आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अलग अलग प्रजातियों के पक्षी पति पत्नी कैसे हो सकते हैं, लेकिन कहानी में फिर भी उनको पति पत्नी के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि अलग अलग प्रजातियां भी एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। जैसे वैज्ञानिकों के एक शोध के द्वारा ये पता लगाया गया कि एक तितली की प्रजाति यदि संपूर्ण तरीके से नष्ट होती है तो पेड़ पौधों की कई प्रजातियां नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पौधे परागण की क्रिया के द्वारा अपनी संतति का विस्तार करते हैं। जब तितलियों की एक संपूर्ण प्रजाति खत्म हो जाएगी तब परागण की क्रिया में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि तितली, मधुमक्खी, कीट आदि के द्वारा पेड़ पौधों में परागण की क्रिया संपन्न होती है, जिससे पेड़ पौधे अपनी संतति का विस्तार कर पाते हैं। इसलिए कोई भी जीव हो,
चाहे वे पेड़ हो या पौधे या कोई पशु पक्षी, ये सभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं और इन सब का संबंध मानव प्रजाति से है। मनुष्य इन सभी पेड़ पौधों और अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। हमें ये देखना है कि हर जीव की कैसे रक्षा करें, कैसे उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, कैसे उनको पर्यावरण में गौरवान्वित महसूस करवाएं। कोई सा भी जीव हमारे आसपास रहता है तो उसको डर से नहीं, लगन से स्वीकार करें। मैं मानता हूँ कि पेड़ बोलता नहीं है, लेकिन यदि वह हरा भरा रहेगा तो इंसान भी खुश रहेगा। इसलिए हर वर्ष एक व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। कहानी के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान समय में सरकारें भौतिकवादी और पूंजीवादी नज़रिए की ओर बढ़ती जा रही हैं और इसी के साथ हम सब ये भूलते जा रहे हैं कि कोई सा भी जीव या पेड़ पौधे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम सब इन जीव जंतु और पेड़ पौधों को नष्ट करके विकास के नाम पर प्रगति करते जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रगति का बलिदान करके विकास स्थायित्व ग्रहण कर पाएगा? ये एक चिंता का विषय है। धन्यवाद।